हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, हमने 3D सीरीज को स्टार्ट किया था। उसमें हमने लास्ट वीडियो में एटॉमिक रेडाई को डिस्कस किया। 3D सीरीज के एटॉमिक रेडाई को डिस्कस किया था कि हमने देखा था ग्राफ में भी कि कुछ ट्रेंड वो मतलब मैग्नीज तक वो डिक्रीज होता है, उसके बाद वो इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडाई। ऐसा क्यों होता है, इसका हमने रीजन भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या देखना है हमें? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। क्या देखना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तो फर्स्ट वी नो द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट व्हाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उनके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं इन डी सबशेल। ठीक है, तो डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद में रखना है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। बट जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं तो ये तीन तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। तीन तरह की हमें डिस्कस करना है। तो इसमें से पहला है कि ये प्यारा मैग्नेटिक हो सकते हैं, प्यारा मैग्नेटिक हो सकते हैं। उसके बाद ये डाई मैग्नेटिक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 3D सीरीज की बात करें हम, या फिर ये फेरो मैग्नेटिक हो सकते हैं। ठीक है, 3D सीरीज में एक तो जो एलिमेंट्स है वो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। अब ये कंसेप्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट करना है, वो किस तरह से करेंगे उसको भी हम देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पैरामैग्नेटिक मतलब क्या। पैरामैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी है वो कौन शो कर सकता है, ठीक है, कौन से एलिमेंट शो कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। सो सी हियर, इफ वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इफ वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन दे आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, वो मैग्नेटिक फील्ड, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर कोई सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो याद रखना है। ठीक है, अब इसको और कैसे याद रखना है उसको भी मैं बताता हूं। उसके बाद ये ध्यान दीजिए, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो क्या हो सकते हैं? इफ वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता ही है, देन if the substances are repelled by the applied magnetic field, यहाँ पे मैंने attracted बोला था, क्या वर्ड आया था? attracted। ठीक है, attracted by applied magnetic field, बट यहाँ पे हम बोलेंगे repelled। ठीक है, तो जो applied magnetic field है वहां पे अगर कोई सब्सटेंस अट्रैक्टेड होता है तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अगर कोई सब्सटेंस रिपेल्ड होता है तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, when we apply the magnetic field, okay, but if we apply the magnetic field and the substance is strongly attracted, अगर सब्सटेंस strongly attracted होता है, strongly attracted by the applied magnetic field, then they are called the ferromagnetic substance. Then they are called ferromagnetic substance. Example of ferromagnetic substance are iron, cobalt and nickel from 3D series. ये तीनों को याद में रखना है। ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कौन कौन? आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, गॉट इट? फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, attracted by the applied magnetic field, diamagnetic, repelled by the applied magnetic field, and ferromagnetic, strongly attracted by the applied magnetic field. And examples are iron, cobalt and nickel of ferromagnetic substance. तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम किसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, किसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे और किसको फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो करते हैं? बिकॉज दे हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर डी ऑर्बिटल में, थोड़ा मैं निकाल के दिखाता हूं, अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो शो करेंगे पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, ठीक है। बट इफ दे हैव द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर डी ऑर्बिटल में पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। डी ऑर्बिटल में देखना है हमें, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। बट अगर पेयरिंग होती है तो वहां पे हमें डायमैग्नेटिक मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद अगर ये है तो ये भी, तो यहाँ पे सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बोला तो आप बोलेंगे कि सर ये तो पेयर्ड हो गया, तो ये क्या डायमैग्नेटिक होगा क्या? नहीं, ये भी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें एक भी डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। तो वहां पे अगर इस तरह का रहेगा कि पूरे के पूरे अगर पेयर्ड रहेंगे, ठीक है, तो वो फिर डायमैग्नेटिक हो सकता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। कोई कोई केस में, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लेसन है उसमें, कि जो अगर लिगेंड्स अगर उसको अटैच रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऐसी पेयरिंग हो जाती है, जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनकी अगर पेयरिंग हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये पेयर्ड है तो इसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक कैटेगरी में आता है। क्या आता है? ये डायमैग्नेटिक कैटेगरी में। अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भी वहां पे अगर अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक को प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, ठीक है। आपको अभी बात क्लियर हो गई कि वहां पे डी ऑर्बिटल में एक तो टोटल पेयर होना चाहिए, या फिर एक सिंगल ऑर्बिटल में अगर पेयर रहे तो भी वो डायमैग्नेटिक ही रहेंगे। लेकिन अगर वहां पे एक भी अनपेयर्ड, वन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, जहां पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है उसको हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन उसके बाद आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे bm, ठीक है। ये फॉर्मूले को याद रखना है मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm, ठीक है, ये रूट के बाहर है bm। तो अब ये टर्म इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वहां पे हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। ओके, तो यहां पे देखिए ये जो है म्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि हमने पर लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट। n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसको हम n से डिनोट करेंगे। और जो bm यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मीनिंग होता है बोर मैग्नेटोन, ठीक है, बोर मैग्नेटोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करके हम
मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 या 5 हो सकती है तो क्या हो सकता है। अब d ऑर्बिटल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ 5 तक ही जाएंगी। क्यों जाएंगी उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि d ऑर्बिटल में, ठीक है, d सबशेल में ये जो ऑर्बिटल है ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसलिए n की वैल्यू हम 5 तक लेते हैं। अब 6 क्यों नहीं, जब 6 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो वहां पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोला, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब पहले तो ये 5 थे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन आने के बाद कितने हो जाएंगे, 4। जैसे जैसे पेयरिंग होना स्टार्ट होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस होते जाएंगे, मतलब वहां पे पेयर्ड होते जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस होते जाएंगे। अगर 7th वाला इलेक्ट्रॉन आ गया तो पेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 रह गए। 8th वाला आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहे। 9th आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, और 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब वहां पे टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे केस में मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आती है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, और वहां पे फिर ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि n की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 4 या 5 तक रखे तो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये जो म्यू की वैल्यू है वो क्या बनती है, उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, देखते हैं हम एक एक को पुट करके। n की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 है bm। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो अब n की जगह मैं 1 लिखूंगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 3 इंटू 1 3, और इसका जो अंडर रूट है अंडर रूट ऑफ 3 वो बनता है 1.73। ठीक है, 1.73। अगर n की वैल्यू हमने 2 रखी, हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख ली, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब हम मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, इसलिए हमने मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया। तो हमने अभी n में 1 रखा, ठीक है, n की जगह हमने 1 रखा, क्योंकि अगर हमने कंसीडर किया कि d ऑर्बिटल में अगर, ठीक है, d ऑर्बिटल में अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, ठीक है, जैसे कि अगर स्कैंडियम में हमें पता है कि 1 रहता है, टिटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब 1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो दोनों जगह हमने 2 रख दिया। तो क्या होता है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, तो 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 8, और इसकी वैल्यू बन जाती है 2.83। ठीक है, बात को समझिए बराबर। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसके बाद म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे 2 की जगह आप क्या लिख देंगे, हम 3। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो इसका जो अंडर रूट आता है वो आता है 3.87। ठीक है, उसके बाद अगर n की वैल्यू 4 है, हम ये कैसे आता है ये ध्यान में रखने के लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। ठीक है, आप सिर्फ देखते रहिए। यहाँ पे हम 3 की जगह 4 इंटू 4 प्लस 2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 प्लस 2 6,
6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 4.90। और n अगर 5 है तो यहां पे रखेंगे हम 5 इंटू 5 प्लस 2। इसकी वैल्यू जो बन जाती है कितनी बन जाती है अंडर रूट ऑफ 35, क्योंकि ये 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 5 35। और इसकी जो वैल्यू आती है अंडर रूट 35 क्यूब 5.92। ठीक है। अब ये जो लास्ट वैल्यू है, अब ये याद रखने का भी मैं आपको तरीका बताता हूं किस तरह से याद रखना। अगर n इक्वल टू 1 रखा हमने, ठीक है, ध्यान दीजिए बराबर, n की वैल्यू अगर 1 रखी तो यहां पे ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये तो आपको आता है, इजीली आ जाएगा। लेकिन ये अगर वैल्यू याद नहीं रहती है तो ध्यान दीजिए, अगर n इक्वल टू 1 हमें देखना क्या है, ये वाली वैल्यू को नहीं देखना है। ठीक है, मैंने बोला n इक्वल टू 1 रखा तो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी वो आएगी 1.73। ठीक है, n इक्वल टू अगर 2 रखा तो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आएंगी 2.83। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 3 है तो उसकी आती है 3.87। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे भी सॉरी गलती से मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दिया, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट आता है 4.90। और वहां अगर लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आती है 5.92। तो इसको याद रखने के लिए क्या रखना है हमें, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे हमने रख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हम इस वैल्यू को नहीं देख रहे हैं, अंडर रूट में लास्ट वाले कैलकुलेशन को नहीं देख रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 5 है तो वही वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। लेकिन उसके बाद वाला जो है ना नंबर, क्या कर देना, पॉइंट के बाद यहाँ पे आपको इस नंबर को एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं या फिर एक ग्रुप में करके याद रख सकते हैं। जैसे कि 73, यहाँ पे 8387, ठीक है, यहाँ पे 9092। तो यहाँ पे देखो ये 7 वाला है ग्रुप, ये 8 वाला ग्रुप दिख रहा है हमें, ये 8, यहाँ पे 99 वाला। तो 7 8 9 वाले ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, 7383879092। इस नंबर को सिर्फ थोड़ा याद रखना है अपने वे से। लेकिन यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो लास्ट में 1 पॉइंट ही आने वाला है, 2 है तो 2 पॉइंट, 3 है तो 3 पॉइंट। ठीक है, ये नंबर को याद रखना है। इस तरह से हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फॉर्मूला हो गया और ये आपको अभी ये पूरा नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला हो गया, हमने किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको भी डिस्कस कर लिया। बट अभी हम तो इसके कुछ एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम एग्जांपल को। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम का। ठीक है, देख लेते हैं। इसका हमें एटॉमिक नंबर पता है, कितना है एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, 21। ठीक है, ये हम एटॉमिक नंबर लिख लिया है। अभी हमें इसकी कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कीजिए इफ एटॉमिक नंबर इज 21 25। ठीक है, या फिर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 के लिए भी पूछा जा सकता है। तब क्या करना है, इसको भी हमें डिस्कस करना है, एक एक एग्जांपल को हम लेंगे। ठीक है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर है 21। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होता है, इसका आर्गॉन, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 4s2 3d1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, स्कैंडियम के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होता है उसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और डी ऑर्बिटल में
एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमने डी ऑर्बिटल को भी फिल कर लिया कि इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। ये इसलिए निकाला कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आती है तो कैसे हम निकाल सकते हैं उसको भी हमें देखना है, इसलिए, ठीक है। तो यहां पे अगर देखिए डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पूरे ऑर्बिटल में कितने हैं वो देखना है। तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है। पेयर्ड है क्या? नहीं है, अनपेयर्ड है। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू कितना है वो सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो n इक्वल टू हमें मिल गया 1, ठीक है, n इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, एक वहां पे भी ध्यान में रखिए, सभी इसके बाद जो 1.73, 2.83, 3.87, 4.90, 5.92, इस सभी के बाद bm, मतलब ये यूनिट आएगा बोर मैग्नेट्रॉन, सभी के बाद, ठीक है। ये हमने लिखा नहीं है, bm, ठीक है, ये लिखना मत भूलना, ठीक है, bm। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। वो फॉर्मूले में अगर रखते हैं हम 1 तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू n की जगह 1 रखना है, 1 प्लस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये √3, ठीक है। अगर आपके पास वो ये जो लिखा है वो नहीं भी है तो आपको मैंने बताया है क्या रखना है, जो अंडर रूट में n की वैल्यू 1 रखी है वही रखना है, और लास्ट वन इज फर्स्ट के लिए 73। इस तरह से भी आप रख के आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्कैंडियम के लिए अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है 1.73 bm, ठीक है, बोर मैग्नेटो। तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है कि √3 कहां से आए, ये 1 + 2 3, 3 × 1 3, ठीक है। तो ये √3 और √3 का जो स्क्वायर रूट है वो 1.73 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप कैलकुलेट करना, ये हमने बताया, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया स्कैंडियम के लिए, बट अगर स्कैंडियम ऑक्सीडेशन स्टेट +1+ में है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो भी आपको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 3d1 4s2 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये d इधर रहेगा, 4s2 उधर चला जाएगा। यहां से हमें क्या करना है कि अगर +1 है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन d में से रिमूव नहीं करेंगे। इस चीज को अच्छे से इस कंसेप्ट को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम जब भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा हुआ दिखता है, हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर एक रिमूव करना है, क्योंकि चार्ज कितना है +1 मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन लेस, तो हम क्या कर लेते हैं, फट से यहां से इलेक्ट्रॉन को लेस कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम देके इसको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पे अगर +1 चार्ज है तो हमें सबसे पहले s ऑर्बिटल में से ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, s ऑर्बिटल में से ही 4s में से ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, चाहे आप यहां से रिमूव करो या ऐसे लिखा तो यहां से करो। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो 2 की जगह कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, लेकिन n इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि हमें d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखना है, ना कि हमें 4s में, ठीक है। तो d ऑर्बिटल में 1 है तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो भी कोई टेंशन नहीं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे, 4s में से। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन हमें 4s में से रिमूव करना है। पहले हमने कितने, 1 था तो भी 1 यहां से किया था, अब यहां पे हमें कितना बोला है, 2 करना है। तो हम क्या कर देंगे, एक तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, या ऐसे रहा तो भी, तो मैं यहां से 2 कर देता हूं इलेक्ट्रॉन, तो यहां से कितने रहेंगे, 0, मतलब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 0, ठीक है। अब मैंने वहां से किए, आप यहां से भी बोल सकते हैं 4s 0 लिख सकते हैं, आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो या ऐसे, ठीक है।
तो हमने 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डी ऑर्बिटल में देखना है n इक्वल टू 1 ही है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, हमने डी से रिमूव नहीं किया है, तो भी इस तरह से आएगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 3+ है तो हमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, हम जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, और एक बात को ध्यान में रखना है, जब भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे हमें देखना यह है कि वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, कितने इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो किस तरह से करेंगे, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। ठीक है, और हमें 3 टोटल करना था, लेकिन 4s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी इलेक्ट्रॉन हम डी ऑर्बिटल से रिमूव करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना था, 2 हमने s में से किए, अब बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हम डी में से भी रिमूव कर देंगे, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 4s के 2 और 3d का 1, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे 2 4s के, और डी में से भी 1। अब हमें देखना है कि डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अगर 0 आता है ऑब्वियसली यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पे भी, तो वो फॉर्मूले में ये तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो सभी टर्म क्या हो जाएंगी, 0। कि अगर यहाँ पे 1.73 आया था तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता था, पैरामैग्नेटिक, क्या, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है स्कैंडियम के बारे में हो गया। अब हम रैंडमली कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले या कुछ दूसरे एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए, जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे तो इस चीज को ध्यान में ही रखना है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, आप भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता है 1 पॉइंट, यहाँ पे कितना आता है 2 पॉइंट, यहाँ पे कितना आता है 3 पॉइंट, यहाँ पे कितना आता है 4 पॉइंट, और यहाँ पे 5 पॉइंट। तो सिर्फ नंबर याद रखना है 7383879092, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने, तो इस तरह से याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर टिटेनियम है, ठीक है, टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 22। अब टिटेनियम में एर्गॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कितना हो जाएगा, एर्गॉन 4s2 3d2, क्योंकि पहले 21 था स्कैंडियम के लिए, अब 2 हो गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, और d में कितने ऑर्बिटल है, और d में कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल इस तरह से है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फील्ड है। तो ऑब्वियसली अगर हम इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n की जगह 2 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, किसके लिए, तो टिटेनियम के लिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। और यहाँ पे अब मैंने बोला जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 रखे हमने, तो उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी बन जाएगी, 2.83 b। ठीक है, बात क्लियर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम उसके बाद टिटेनियम हो गया, अगर टिटेनियम 3+ में है, टिटेनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहले 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा 0। 3 रिमूव करने थे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, यहां से भी हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने थे, तो 2 यहां से, 1 यहां से, तो 2 यहां से गए और 1 यहां से गया, तो यहाँ पे अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको इसके पहले बोला है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो हमें देखना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया, 1।
ओके, n इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियसली 2 की जगह आप क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.83 नहीं रहेगा 1.73 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट वाले के लिए। तो आपको अभी मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वैनेडियम 3++ में है तो क्या होगा इसके लिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 23। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसके लिए आर्गन, यहां पे हो जाएगा 4s2 और 3d3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, लेकिन हमें 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट दी है। तो यहां पे 3+ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दी है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से रिमूव कर देंगे, मतलब वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कर दिए, हमें 3 चाहिए थे 2 कर दिए, अब एक यहां से करेंगे, 3 में से एक गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देंगे। तो 3d2 के लिए जो अभी हमने इसके लिए लिखा था यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो फाइनल आएगा 2.83 बोर मैग्नेटॉन। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्रोमियम 3+। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्रोमियम 3+ के लिए ये एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है सबसे पहले वो देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। कितना है 24। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा इसका आर्गन, ठीक है 4s1 है इसके लिए 2 नहीं है 4s1 है। ठीक है, हमने एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिए। और 3d कितना रहता है 5 रहता है, 3d कितना है 5 है। तो यहाँ पे 3+ बोला है तो हम क्या करेंगे 4s में, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूं इसके लिए, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रोमियम के लिए अगर 3+ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 1 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे रहेंगे 0। ओके, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। पहले कितने थे, यहाँ पे 1 थे, यहाँ पे 5 थे, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, मतलब 4s में कितने बचे अभी 0 बचे, और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d कितना बचा 3 बचे। तो ऐसे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया 1 2 3। ठीक है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, बाकी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो n इक्वल टू कितना बचा, n इक्वल टू 3 बचा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू कितना हो जाएगा √3 इंटू 3+2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dm। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 15 और इसका अंडर आ जाएगा। अगर आपको अंडर नहीं पता 15 का तो क्या करना है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 लिखे थे तो आपको 3 लिखना है, पॉइंट देना है, और उसके लिए हमने लिखे थे 87। ठीक है, तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो न्यू कर लो 3.87 bm। कौन सी केस में, क्रोमियम 3+ के केस में। और ये हमने इसलिए लिया, ये थोड़ा एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ 2-4 एग्जांपल है। ठीक है, बराबर ध्यान दीजिए। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, आयरन अगर 2+ में है, ठीक है, कोबाल्ट अगर 2+ में है, ओके, उसके बाद निकेल अगर 2+ में है, ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉपर अगर 2+ स्टेट में है, और जिंक अगर 2+ स्टेट में। ठीक है, देख लेते 2+ वाली सब।
तो क्या हो सकता है कि आयरन अगर 2+ है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है आयरन का कितना है 26, इसका कितना है 27, इसका कितना है 28, इसका कितना है 29 और इसका कितना है 30। ठीक है, ये हो गए उनके एटॉमिक नंबर। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, आर्गॉन 4s2 3d6। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम, आर्गॉन 4s2 3d7। इसके लिए क्या लिखते हैं हम, आर्गॉन 4s2 3d8। बट इसके लिए हम वैसे नहीं लिखते, आर्गॉन 4s1 3d10 लिखते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए हम क्या लिखते हैं, आर्गॉन 4s2 3d10। ठीक है, तो ये हो गए उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के। अभी हमें देखना क्या है कि ये 2+ स्टेट में है, सभी 2+ में, तो हमें इसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है या फिर हम वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मैं सिर्फ 4s में से ही रिमूव करूंगा क्योंकि सभी के 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, बाद में कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है 4s में, तो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 1 यहाँ से गया तो 0, लेकिन 10 में से 1 गया तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 0। आपको समझ में आ गई बात। अभी यहाँ पे तो हमने 0 बताया, पहले 2 थे अभी 0 हो गए, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब देखिए, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 है, n इक्वल टू यहाँ पे 4 है। ठीक है, n इक्वल टू 4 है क्योंकि पेयर्ड वाले हमें कंसीडर नहीं करना है। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में आ सकते हैं, बट आयरन कोबाल्ट और निकेल हमने देखा ही है कि ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरली शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 है तो हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेशन आपको पहले बताया है, अब हम डायरेक्ट में लिखता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.90 क्योंकि अंडर रूट में n की जगह अगर हमने 4 रखा तो कैसे कैलकुलेट करना है हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, 4.90 बोर मैग्नेटॉन। गॉट इट। इसके लिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 4s में तो 0 है, डी में कितने हैं 7 है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया क्योंकि 2+ स्टेट में है तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 7 है तो कैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 है, ओनली 3 है क्योंकि यहाँ पे 7 है तो दो यहाँ पे पेयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए 3 के लिए क्या बन जाता है 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें 8 है, तो यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब n इक्वल टू 2 है। ठीक है, जो और 4s में तो 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ जाएगा 2.83 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद इसके लिए तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया था तो 0 है, और डी में से भी 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया था, तो यहाँ पे बचेंगे कितने 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए 1.73 बोर मैग्नेटॉन आता है। कैलकुलेशन हमने देखा ही है। और इसके लिए ठीक है, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक जाता है, हमें पता ही है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन डी में फुलफिल्ड है। ठीक है, डी ऑर्बिटल में पूरे कंप्लीट फुलफिल्ड है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका बोर मैग्नेट कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है,
तो n इक्वल टू 0 है, तो म्यू इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन। ये तो 2+ लिखे थे हमने। अगर कॉपर सिंपल कॉपर रहता है, सिंपल कॉपर रहता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखते और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रखते, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो इसके लिए भी n इक्वल टू कितना बन जाता, बाद में 0 बन जाता। अगर निकेल रहता 28, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते, ठीक है, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही रहते, तो भी इसके लिए यही बन जाता। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी दी है, या फिर दी भी है या नहीं दी है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट कि आप मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए कुछ वर्क देता हूं, उसको आप कमेंट में मुझे लिख के देना है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है अभी कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, हैविंग एटॉमिक नंबर, हैविंग एटॉमिक नंबर 25। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 25 है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी वो आप कमेंट में लिख के दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, इफ it has unpaired electron, ठीक है, unpaired electron 4। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो सकती है ये आपको देना है। अगर एटॉमिक नंबर 25 है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो सकती है, इसको आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट ये टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने एग्जांपल भी लिए हैं बहुत सारे, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको भी हमने देख लिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।